वेलकम बैक टू माय चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और आज का जो टॉपिक है वो आपका जनरल टेस्ट सेट मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए। जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है वो सबसे एंटीक पीस के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं एज पर द एग्जाम। ठीक है, इसको आप जरूर देखिए ताकि आपकी जो क्लियर है चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जा रही है वो अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मिल सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में। मगर हाँ, हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं आपके, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और फेसबुक पेज, आप इस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से। हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। ठीक है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए उसमें लिंक है, उसको आप क्लिक करिए और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है उसको आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बोला, हु इज द फॉलोइंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया। ठीक है ना, मतलब ब्रिटिश अधिकृत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। तो मैं बता दूं ये कौन था भाई? विलियम बेंटिक जी थे, क्योंकि इसके मतलब भारत मतलब जो ब्रिटिश समय का था उसके भारत के पहले गवर्नर जनरल इन्हीं को कहा गया था। ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। आइए फिर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाए। 1833 के चार्टर एक्ट देख रहे हैं, विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया था। ठीक है, अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद विलियम बेंटिक को भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में रखा गया था। देखिए अब ये अब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रियल नेम ऑफ द तात्या टोपे। तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? सोधु पंत टोपे था, रामचंद्र पांडुरंग था, उसके बाद ब्रिजेश टोपे था, उसके बाद सन ऑफ देवब था। तो कौन सा था भाई? ये था भाई आपका रामचंद्र पांडुरंग जी। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा। इसको इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया से बढ़िया आपकी तैयारी समझ में आएगी। देखिए तात्या टोपे का जन्म 1814 में वर्तमान महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। ठीक है, उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग जावलकर था। उन्हें औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वे भारत के सबसे अच्छे और प्रभावी विद्रोही जनरलों में से एक थे। ध्यान दीजिए, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द एंसेंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। बोला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1899 में, 1901 में, 1904 में, 1907 में। आप देखिए इसका कमेंट बॉक्स में जरूर से आप इसका आंसर लिखिए, ताकि पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। ठीक है ना, कभी कदार आपका तुक्का भी लग जाता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा भी प्रैक्टिस तो करिए हमारे साथ कि कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये 1904 में क्या किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नहीं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में 18 मार्च में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार था। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीजों को, जो हमारे जो पीछे जो पुरानी चीजें थी उनको कैसे सही किया गया, कैसे उसको चीजें एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बढ़िया प्रिजर्व करके रखा जाए, इस चीज के लिए रेस्टोरेशन करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर अपॉइंटमेंट एज द विक्ट्री ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलिंगडन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया। बोल रहा है भारत के वायसराय के रूप में नियुक्ति से पहले लॉर्ड विलिंगडन ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? बॉम्बे, मद्रास, कोच और उसके बाद बंगाल। तो मैं बता दूं ये बॉम्बे और मद्रास दोनों के लिए किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ना आपको एकदम जरूरी है, क्योंकि देखिए जो आप पढ़ रहे हैं हो सकता है वो ना करके कोई दूसरा भी आपको दे दिया जाए, इसलिए उसको भी आपको क्या करना है? एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वर्ष 1913 से 1917 तक लॉर्ड वेलिंगटन ने बंबई के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और वर्ष 1919 यानी 10 अप्रैल से में उन्हें मद्रास के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। ध्यान दीजिए 1931 से 1936 के रूप में ये भारत के वायसराय के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज। कब आया था भाई? सिविल सर्विसेज में किस अधिनियम के ने सिविल सेवा में भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की थी? ठीक है ना, सिविल सर्विसेज समझ रहे हैं आप?
इसमें ISPCS ये सब जो एग्जाम होते हैं उसके लिए बोल रहा है। तो कौन सा एक्ट पारित किया गया था? 1813 का, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट, या फिर गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858? कौन सा पारित किया गया था? तो मैं बता दूं, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है, 1853 एक्ट पारित किया गया था। इसी के थ्रू वो चीजें प्रोवाइड की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1833 नहीं, क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए भाई। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन निदेशक मंडल ने उस समय इसका विरोध किया। अंत में 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा में भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, भारत में सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति, ध्यान दीजिए, मैकाले समिति नियुक्त की गई थी, जो कि इस चीज को प्रोवाइड की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा मैकाले समिति के नाम से। मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए लिया है ताकि आपको और चीजें प्रोवाइड कर सकूं, मतलब एक ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाए, इसलिए मैंने इसको प्रोवाइड किया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ब्रिगेडियर जनरल ऑफ पंजाब हु ऑर्डर्स ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया आर्मी ऑफ टू फायर ऑन अनआर्म्ड इंडियन सिविलाइजेशन इन जलियांवाला बाग? बोला मैंने निम्न में से कौन सा पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल था जिसने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था? देखिए भैया, ये पंजाब में है, आप अगर कभी जाएं तो यहाँ जरूर देखें। ठीक है ना, बोला है क्या, पिछले ओडायर, उसके बाद एडवर्ड डायर, उसके बाद रेगनेल्ड डायर, उसके बाद नन ऑफ द एबव। तो मैं बता दूं आपको, रेगनेल्ड डायर ने इस चीज को प्रोवाइड किया था, ये बातें कही थी। क्लियर है ना? थोड़ा सा इसका देखते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया हो तो और मिल जाए। रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डॉयर अमृतसर में, देखिए पंजाब के अमृतसर में है भाई, ठीक है, कसाई के रूप में भी जाना जाता था। पंजाब के ब्रिगेडियर जनरल ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, देखिए अब ये भी मिल गया ना, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था भाई? अमृतसर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन मिल गया आपको। भारतीय सेना के सैनिकों को निहत्थे भारतीय नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ थे। पंजाब के उसमें कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? सर माइकल ओ। ठीक है, डॉयर पंजाब के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो डॉयर है ये पंजाब के लौह पुरुष के रूप में भी इनको बताया गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, आत्मीय सभा की वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1815 ईस्वी में। हुई थी 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक मिनट कहीं पीछे कर दिए कि नहीं? हाँ दे दिए थे, ऑल टायर, ठीक है ना। बोला 1815 में राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देखिए ये भी मिल गया भाई। कहाँ हुआ था? पहली बात कलकत्ता में हुआ था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का मुख्य एजेंडा दार्शनिक चर्चा थी। ठीक है, इसे वर्ष 1823 में रोक दिया गया था। 1823 में इसको कब किया, क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट राजा राम मोहन राय दैट ही इज द ह्यूमन लिंक बिटवीन द अनफाइंडिंग पास्ट एंड द ड्वेनिंग फ्यूचर? बोला है इन्होंने एक चीज लिखी थी, अमोघ अतीत और उदय भविष्य के बीच की मानवीय कड़ी है। इसने राजा राम मोहन राय के बारे में कहा है कि वह अमोघ अतीत और चित्र भविष्य के बीच की मानवीय कड़ी है। बोलिए, देखिए कौन सा है भाई? नंदलाल चटर्जी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसके बाद क्या है देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसके बाद केशव चंद्र सेन जी ने। कौन बोला था भाई? तो मैं बता दूं, इसका कौन बोला था इनको? नंदलाल चटर्जी ने कहा था ये अमोघ अतीत और उदित भविष्य के बीच की मानवीय कड़ी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदलाल चटर्जी ने राजा मोहन राय के बारे में कहा कि वह अमोघ अतीत और उदयमान भविष्य के बीच की मानवीय कड़ी है। चलिए ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं भाई। फिर बोला, हु अमंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट केशव चंद्र सेन एज द आचार्य? ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किसने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया भाई? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, उसके बाद आनंद मोहन बोस ने, उसके बाद शिवनाथ शास्त्री ने, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो मैं बता दूं, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? आचार्य नियुक्त किया था केशव चंद्र सेन जी को। ये भाई अगर एक्सप्लेनेशन तो देखा जाए, यस है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1862 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के रूप में नियुक्त किया। टैगोर ने उन्हें केशव चंद्र सेन को ब्रह्मानंद की उपाधि दी।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टैगोर ने किसका, केशव चंद्र सेन को क्या बोला था, ब्रह्मानंद की उपाधि दी थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1865 में उन्हें कार्यालय से बर्खास्त कर दिया गया। कब बर्खास्त किया गया था, 1865 में भाई। ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। मैडम ब्लावत्स्की, उसके बाद कोलोनेंट एम एस ओलकेंट, उसके बाद बोथ ऑफ देम, उसके बाद दयानंद सरस्वती। तो कौन किया था भाई इसको, इसको दोनों लोग किए थे, ठीक है ना। मैडम ब्लावत्स्की भी की थी और उसके बाद क्लोनेट एम एस ओलकोट भी किए थे इसको, ठीक है भाई। देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, और उसके बाद कर्नल एम एस ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ओलकोट। वर्ष 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास चेन्नई के पास अडायर में स्थापित किया गया था, ठीक है भैया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैडम ब्लावत्स्की के लिए बार बार आता है, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कर्नल एम एस के विषय में भले ना आए मगर इसके विषय में जरूर आता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। और ये भी कब स्थापित हुआ था, 1875 ईस्वी में, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉक्स इंडिया बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, मतलब फॉक्स का इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया था। तो 1780 में, 1783 में, 1799 में या फिर 1802 में। तो मैं आपको बता दूं ये 1783 में पेश किया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स जेम्स फॉक्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फिल्म राजनेता थे। वर्ष 1787 नवंबर में उन्होंने भारत पर अपना प्रसिद्ध विधेयक पेश किया, ठीक है। इस विधेयक में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को खत्म करने और मनोनीत 7 आयुक्तों को उनकी शक्तियां हस्तांतरित करने का प्रस्ताव था, ठीक है। हालांकि यह सवाल की सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा विवादास्पद बना रहा, इसलिए विधेयक पारित नहीं हो सका, ठीक है। ये भाई विवादास्पद बना हो रहा और इसीलिए इस विधेयक को पारित नहीं किया गया था भाई। ये भाई कैसा लग रहा है क्वेश्चन, एकदम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग देखिए कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। और आपके पढ़ाई के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां तक पहुंचाना है जहां आपकी मंजिल आपने जाने को, आपने ठाना जाने को, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। हम लोग इसीलिए आपको एक से एक चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग ओपन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज चार्टर ऑफ स्लेवरी, इसने 1935 में भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा है। ने किया है भाई, दादा भाई नौरोजी जी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, सी.आर. दास ने किया है, उसके बाद मिताली नेहरू ने किया, ठीक है भाई, मोतीलाल नेहरू ने। भाई ये बताइए इसमें से कौन है भाई, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, गुलामी का चार्टर कहा था 1935 में, भारत सरकार अधिनियम, है ना। चलिए भाई, as per the Government of India Act 1935, special power were vested to the Governor General, ठीक है। That is why Jawaharlal Nehru termed this situation as Charter of Slavery, है ना। मतलब गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थिति गुलामी का चार्टर कहा था भाई। चलिए भाई, who of the following was the president of Lucknow session of the Indian National Congress। अब सबसे पहली बात तो आपको ये बताना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू जी थे, अंबिका चंद्र मजूमदार थे, उसके बाद हकीम अजमल खान थे, उसके बाद सैयद हुसैन इमाम थे। मैं बता दूं ये थे अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी फिर से एक हो गए थे, इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ही नरमपंथी और उग्रवादी क्या थे, एक हो गए थे। जी भाई, बोला है हु गेव द टाइटल द फादर ऑफ द इंडियन अर्नेस्ट टू बाल गंगाधर तिलक, बोला बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक की उपाधि किसने दी थी। उसके बाद गांधी जी ने की थी, उसके बाद वेलेंथी चैरियट ने दिया था, उसके बाद दादा भाई नेहरूजी ने दिया था, इसके बाद एनी बेसेंट ने दिया था। मैं बता दूं आपको, वेलेंटेनी चैरियट जो थे उन्होंने ही इनको दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देख लेते हैं भाई। वैलेंटाइन चिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे, उन्होंने बालक, देखिए
क्या थे, पत्रकार थे। पहली बात तो ये देखना, कौन, वैलेंटाइन किरोल जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का क्या कहा था, जनक कहा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्फ्लुएंस गांधी जी बाय द फिलोसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। सविनय अवज्ञा अवज्ञा के दर्शन में गांधी जी को किसने प्रभावित किया था भाई, किसने किया था भाई, मार्टिन लूथर किंग ने किया था, उसके बाद डेविड ने किया था, उसके बाद लियो टॉलस्टॉय ने किया था, या फिर अब्राहम लिंकन जी ने किया था। तो मैं बता दूं आपको, डेविड टोशू ने इनको क्या किया था, इस चीज के लिए प्रेरित किया था, सविनय अवज्ञा दर्शन के लिए। तो भाई गांधी जी हेनरी डेविड थोरो के जो थी अमेरिकी निबंधकार और दार्शनिक और कवि थे, के सविनय अवज्ञा के दर्शन से प्रेरित हुए थे भाई, कि भाई उसके बाद इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब आपको ये बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्या भाई, बोला है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के विषय में क्या सही है। इसका गठन 1964 में किया गया था, एकदम सही है भाई। उसके बाद बोला है दौलत सिंह कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, जी हाँ ये भी एकदम सही है, दौलत सिंह ही थे कोठारी आयोग के अध्यक्ष, 1964 में इसको किया गया था भाई। इसने 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया था, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद क्या है, इसने कृषि शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया था, एकदम सही है। यानी कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट है भाई। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में वर्ष 1964 में, देख रहे हैं, कोठारी आयोग नियुक्त किया गया था। इसने 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया और कृषि शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अरविपुरम आंदोलन मूवमेंट, मतलब जिसको कहते हैं अभी अरविपुरम आंदोलन की स्थापना किसने की थी भाई, ठीक है, माधवन ने, उसके बाद केपी केशव ने, उसके बाद श्री नारायण गुरु ने, उसके बाद के कल्पन ने, ठीक है भाई। तो इसको किया गया था किसने, श्री नारायण गुरु जी ने किया भाई। वर्ष 1988 में श्री नारायण गुरु ने अरविपुरम आंदोलन की स्थापना की। यह आंदोलन ईश्वर पर अधिकारों के मुद्दे पर ब्राह्मणों के आधिपत्य के खिलाफ था। क्या, ईश्वर पर अधिकारों के मुद्दे पर ब्राह्मणों के आधिपत्य पर खिलाफ था, मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं पूजा करेंगे, सब लोग इसको बात कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक जाति पे ये काम नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था नारायण गुरु जी ने 1988 में, ठीक है भाई। इन द ईयर 1901 who among the following was appointed as the commissioner for the inspection of the entire Indian railway, 1901 में निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण भारतीय रेलवे के निरीक्षण के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके विलियम एक्वर्थ ने, थॉमस हॉवर्स्टन ने, डेविड अटेनबर्ग ने, उसके बाद लॉर्ड स्टेनले ने। तो मैं बता दूं आपको, थॉमस हेवर्टन ने इस चीज को क्या किया था, अपॉइंट किया गया था। ये संपूर्ण भारतीय रेलवे के निरीक्षण के लिए आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया था भाई। वर्ष 1901 में थॉमस रॉबर्टसन को संपूर्ण भारतीय रेलवे के निरीक्षण के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने रेल बोर्ड के निर्माण का सुझाव दिया और सन 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना की थी। ये पंजाब लैंड, ठीक है, एलियनेशन एक्ट वाज पास्ड इन द विच ईयर, बोला पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1900 में, 1905 में, 1911 में, 1920 में। तो मैं बता दूं ये पारित किया गया था 1900 ईस्वी में, ठीक है भाई। वर्ष 1900 में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार पंजाब की जनसंख्या को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात कृषि वर्ग, वैधानिक कृषि वर्ग और शेष जनसंख्या, साहूकार सहित, ठीक है। इसने किसानों के साहूकारों को भूमि के हस्तांतरण और बंधक क्योंकि 20 वर्ष से अधिक पर रोक लगा दी थी, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सेपरेशन बिटवीन सीपीआई एंड सीपीआईएम, बोला है सीपीआई और सीपीआईएम के बीच अलगाव किस वर्ष हुआ था, और इस सीपीआई और सीपीआईएम के बीच अलगाव किस वर्ष हुआ था भाई। ये लग रहा है 2 बार आ गया, इसको आप छोड़ दीजिए, भाई ये यहीं तक, ठीक है। बोला है 1928 में हुआ था, 1939 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1964 में हुआ था। मैं बता दूं ये कब हुआ था, 1964 में हुआ था, सीपीआई और सीपीएम के बीच अलगाव, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1964 में सीपीआईएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के चीन और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक संघर्ष के लिए सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर दिया गया 1964 में भाई। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी
टाइम्स डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था भाई? आपको बताना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये कितनी बार आया था? 3 बार आया था। ठीक है, अब भारत की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी ये आपको बताना है आपके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। उनके आने के 3 महीने बाद 1524 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर कोचीन शहर में उनकी मृत्यु हुई थी। शाही निर्देशों के अनुसार वास्को डी गामा ने हेनरिक डी मेंजेस को भारत के राज्यपाल के रूप में सफल किया। भाई बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूट होम चार्जेस? ठीक है भाई, फंड लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एकदम सही है भाई। भारत में लगे ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली निधि थी ये। ठीक है भाई, फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस के विषय में ये बताया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला भाई? अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेड़ने के लिए प्रयुक्त धन की विषय में बात की गई थी। एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका एकदम करेक्ट। घर के खर्च में लंदन में भारतीय कार्यालय में कामकाज का खर्च शामिल था। इन शुल्कों में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भी शामिल था जो इंग्लैंड के उच्च दरों पर उठाया गया था। रेलवे और सिंचाई के लिए प्रशिक्षिकिया और नागरिक विभागों को भुगतान के लिए जहां अंग्रेजी लोगों को नियुक्त किया गया था, अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर किसी भी युद्ध को छेड़ने के लिए भेजे गए गृह शुल्क का भी उपयोग किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लोअर बर्मा वाज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? बोला निम्न में से किस वर्ष लोअर बर्मा पर अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया था? ये किया था 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1856 में। तो ये किया था 1852 ईस्वी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोअर बर्मा को 1852 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसे 1962 में एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में ऊपरी बर्मा को भी 1886 में शामिल किया गया था। पहले लोअर बर्मा को किया गया था, उसके बाद ऊपरी बर्मा को किया गया। फिर क्या बोला भाई? बोला है यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय जिला अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिल पेश किया गया था? ठीक है, ट्रेड बिल, टुंडस बिल, उसके बाद मैकाले बिल, उसके बाद अमेंडिंग बिल 1781। ये किया गया था भाई लिबर्ट बिल, सॉरी लिबर्ट बिल था, मैंने ट्रेड बिल लिबर्ट बिल है। ठीक है कि भाई इल्बर्ट बिल 1883 में वायरस रिपन द्वारा पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल है था, पढ़ लिया। ठीक है, इल्बर्ट बिल है। ठीक, इल्बर्ट बिल 1883 में वायरस रिपन द्वारा पेश किया गया था कि जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को खत्म करना चाहते थे। रिपन ने देश में मौजूदा कानूनों के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था और जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश अपराधियों की कोशिश करने के अधिकार क्षेत्र की अनुमति दी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफेंस द टर्म प्रिवी पर्स? ठीक है भाई, प्रिवी पर्स शब्द को परिभाषित करता है, कौन सा है भाई ये बताना भाई। पेमेंट मेड रूलर ऑफ द प्रिंसले स्टेट्स आफ्टर इंटीग्रेशन, हाँ यही करता है भाई। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर नहीं करता भाई। फंड क्रिएटेड फॉर वॉर रिलेटेड मैटर्स नहीं करता है भाई। के बाद वन फॉर द which of the salary of the officials of the princely states were paid, नहीं ये भी नहीं करता भाई। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, प्रीवी पर्स एकीकरण के बाद रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने वाला भुगतान था। यह वास्तव में भारत के साथ एकीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रियासतों के शाही परिवारों को भुगतान किया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर कर लीजिए, और हाँ इस सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमको फॉलो कर दीजिए ताकि हम और लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड कर सकें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मतलब हमारे से जुड़े रहिए, जिसके थ्रू कि हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें। और हाँ, ऐप पे जो मॉक टेस्ट वगैरह दिया गया उसको आप जरूर देखें और उसको जरूर करें ताकि आपका और भी चीज़ें बूस्टअप हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।